और जी अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर हम डिफाइन करें ना, तो हम इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं कि द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू अंडरस्टैंड हिज और हर ओन इमोशंस, ठीक है, एंड ऑफ अदर्स एज वेल। अभी अदर्स का वर्ड क्यों आ रहा है? अच्छा, अब ये करना क्यों आपने, कि क्यों करना चाह रहे हैं वैसे? क्योंकि अगर एक बंदे को अपनी फीलिंग्स का पता होगा तो द पर्सन विल बी एबल टू टेक द राइट डिसीजन टू मीट बिजनेस ऑब्जेक्टिव। सिमिलरली, अगर लेट्स से कि आप यू फील दैट इमोशनली यू आर वेरी डाउन एंड आउट, so if at that moment you will take a decision, that decision cannot work well for the organization, simple as that. तो इसका मतलब है कि आपको अपने इमोशंस को, यानी कि जो फीलिंग्स हैं आपकी, उनको कंट्रोल भी करना है, लेकिन कंट्रोल तो तभी होगा ना जब आप उनको पहले आइडेंटिफाई करेंगे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में इट इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई one's own emotions and to control one's own emotions as well. अच्छा, उसके अलावा एंड ऑफ अदर्स, मतलब कि टू आइडेंटिफाई अदर्स इमोशंस एंड टू कंट्रोल दोज इमोशंस एज वेल। अच्छा, ये क्यों करना है? अपने इमोशंस को आपने आइडेंटिफाई करना है और उनको कंट्रोल करना है। और दूसरे लोग कौन से हैं? दे कैन बी योर एम्प्लॉइज, दे कैन बी योर कोलीग्स, ठीक है। तो क्योंकि अगर आप उनके इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर रहे और इमोशनली दे आर हर्ट, so obviously it will affect their performance as well, right? और परफॉर्मेंस में अगर आएगा तो ऑब्वियसली बात है कि फिर आप इफेक्टिवली अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव नहीं कर पाएंगे। अच्छा, और तो आपको उनके इमोशंस को भी समझना है क्या है, और उनके इमोशंस को कंट्रोल भी आपने करना है। अच्छा, अब कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सक्सेसफुल मैनेजर। वो क्यों? जैसे मैंने आपको एक बात तो बता दी है, एक मैं आपको बताता हूँ, इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम कहते हैं कि अ मैनेजर हु इज वेरी कॉम्पिटेंट एज फार एज हिज और हर जॉब इज कंसर्न, यानी कि एक मैनेजर बहुत नॉलेजेबल है, प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस इज देयर, फार मोर कॉम्पिटेंट देन अदर पीपल, ठीक है, लेकिन इज नॉट एबल टू अचीव द टारगेट्स सेट अर्लियर। उसकी वजह यह है कि दैट मैनेजर इज नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट। और जो आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए मैनेजर अलोन डज नॉट वर्क, मैनेजर हैज अ टीम व्हिच हेल्प्स द मैनेजर टू अचीव दोस टारगेट्स। तो अगर वो अपने इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर रहा, जैसे कि एक मैनेजर बिकम्स टू अग्रेसिव व्हाइल टॉकिंग टू एन एम्प्लॉय, तो वो उसने क्या किया कि उसने बात तो अपनी कर दी मौके पे, और लेकिन उससे जो एम्प्लॉय था वाज बैडली डैमेज्ड इमोशनली, and now the employee is not in a position to work to his or her potential. और उस ऑब्वियसली वो उससे एफिशिएंसी पे भी इम्पैक्ट आ जाएगा, क्वालिटी पे, प्रोडक्ट्स पे, या जो क्लाइंट्स को इवन डील कर रहे हैं अगर एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉइज माइट नॉट बी एबल टू डील क्लाइंट्स इन द मैनर दे आर एक्सपेक्टेड टू डील देम। वो शायद थोड़ा रूड हो जाए बिकॉज ऑब्वियसली इंटरनली दे आर हर्ट, तो वो एम्प्लॉइज को वो अटेंशन ना दे सकें, उतने पोलाइट ना हो सकें, जिसकी वजह से ओवरऑल आपको पता है हुआ क्या, मैनेजर ने एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जस्ट एक्चुअली सेड maybe a one word harshly, stop it for example। तो अब उससे वो हर्ट ऐसा हुआ कि उसका जो है ना effect will be long lasting unless and until you point out your mistake you had earlier, and next time you say okay if I will, because इस तरह हो जाता है as a human कि you get aggressive but you have to control your nerves, you have to control your emotions. If at that point you are aggressive, do not talk any further, okay, give yourself some time, give yourself some space, ठीक है, एंड ताकि आप कूल डाउन हो जाए और उसके बाद आप बात करें। तो ये क्या हुआ, आपने क्या किया, अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड कर लिया, अगर यार ये मोमेंट आ गया, अब ये ना मैं बिल्कुल जो है ना अब मजीद बात करूंगा तो आई विल बी टू अग्रेसिव, तो मुझे यहाँ बात नहीं करनी। तो आपने अपने इमोशन को आइडेंटिफाई किया और कंट्रोल कैसे किया कि आपने एम्प्लॉय को कहा कि प्लीज गिव मी हाफ एन आवर विदाउट लेटिंग हिम नो कि आपका मूड ठीक नहीं है, और यू माइट अटर वेरी बैड वर्ड्स फॉर दैट एम्प्लॉय, जिससे आपका मामला खराब हो सकता है। क्यों?
क्योंकि यू स्टिल रिक्वायर दैट एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय है जिससे आपकी बनती नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या उस एम्प्लॉय की कुछ एक्शंस ऐसे हैं विच यू आर नॉट एबल टू टॉलरेट, लेकिन दैट एम्प्लॉय इज वेरी हैंडी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको अपने जो पर्सनल ग्रीवेंसेस हैं या आपके जो पर्सनल इनकन्वीनियंसेस हैं, उनको आपको यू हैव टू सेट इट असाइड। और यही इसके लिए जरूरी है आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, कि आपके यार से काम करवाना है, मैं इससे बात नहीं करता, किसी और बंदे को कहता हूँ कि यार ये इससे कह दी कि ये मैंने आपको काम दिया है, फॉलो कर ले, क्योंकि अगर मैंने इससे सामना वास्ता पड़ा फेस टू फेस, तो इसने कुछ ऐसा कह देना है कि मैं जो ना आई विल बी शॉर्ट टेम्पर्ड। तो ये उसका काम है मैनेजर का, अंडरस्टैंड कर लिया। इसी तरह दूसरे के भी, फॉर एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक बंदा जो है ना वो लेट्स से टेक्स अ वीक ऑफ बिकॉज डेथ अकर्स इन हिज और हर फैमिली, ठीक है। अब वो डे 1 से जब वो छुट्टियों के बाद वापस आएगा, एंड एज सून एज दैट एम्प्लॉई ज्वाइंस बैक, आप कहते हैं, आप साथ ही ना यू actually start telling him that what work is pending and how you will be able to finish it, and you start giving the deadlines to the employees. This is absolutely wrong. Why? क्योंकि आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे उसके इमोशन राइट नाउ। उसकी फैमिली में डेथ हुई है राइट नाउ, दैट एम्प्लॉई हैज ज्वाइन बैक बट he or she might not be in his or her senses. वो अभी अंदर से इंटरनली वो बहुत ज्यादा डाउन होगा। तो अभी आपको क्या करना है कि आपको उसको एड्रेस करना है। क्या? जैसे कि when the employee let's say comes back, so you can just talk to the employee about that incident, और थोड़ा सा आपने वो उसके साथ वो ग्रीफ शेयर कर लिया, ठीक है, ओके, तो आप थोड़ा कहते हैं कि अल्लाह बेहतर करेगा। So इस तरह करके it means that the person will feel that yes, they do consider my feelings as well. And then later on with the passage of time, because that is not the right time, that day is not the right day to tell employee strictly that your work is pending, okay. So after a day or two when the employee will get normal, और आप देखेंगे तो फिर आप उसको आहिस्ता आहिस्ता असिस्ट कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम द एम्प्लॉइज, जो कि आप ना अगर कर पाएंगे अगर आप कॉम्पिटेंट हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, एक्सपर्ट हैं अपनी जॉब में, बट यू आर नॉट एबल टू लीड अ पीपल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, क्योंकि आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि अ पर्सन हु माइट बी an average manager in terms of competency, in terms of experience, ठीक है, but still that manager is able to achieve the target successfully. Why? Because that manager actually is able to make all employees work to their potential. And why? Because of their emotional intelligence. किस एम्प्लॉई से क्या बात करनी है ये उसको पता है, यानी कि एक सीनियर एम्प्लॉई है तो उससे इज्जत से ही बात ही करनी है। इफ यू विल बी authoritative, that employee will take it to the heart कि यार ये क्या, मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ। This is the way they talk to their employees. तो वो फिर काम कभी भी उस लेवल का नहीं कर सकता। And you cannot lose that employee. A person who has spent 25 years in your organization, you cannot lose that person at any cost. क्योंकि ऐसा एम्प्लॉय आपको मिलना नहीं है इतना लॉयल, इतना ट्रस्टवर्दी, और वो काम भी शायद बहुत अच्छा करता है। तो आपको फिर इसको टैक्टफुली ही हैंडल करना है। तो इसलिए कहते हैं कि जो इमोशनली इंटेलिजेंट मैनेजर्स होते हैं, सो दे आर बेटर देन द मैनेजर्स हु आर कॉम्पिटेंट एक्सपर्ट ओनली इन देयर जॉब। तो एक एवरेज मैनेजर जो है वो शायद ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाए अपनी टीम के साथ कंपेयर टू एक दूसरा मैनेजर, क्योंकि उसको सिर्फ अपनी जॉब को करना आता है, और एक मैनेजर अकेला काम करता नहीं है, आपको पता है। तो टीम को साथ लेके चलना है, और टीम के अगर साथ लेके चलना है तो उसके लिए अप्स एंड डाउन्स कुछ ना कुछ तो आते ही हैं। कुछ चीजें यू लाइक इट, कुछ चीजें यू डू नॉट लाइक इट, बट स्टिल यू हैव टू कोप अप विद इट। कोई एम्प्लॉय आपको नहीं पसंद है, लेकिन आपको ऑर्गेनाइजेशन में भी उसको रखना है, क्योंकि उसके बगैर ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं सकती। ही और शी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चीजें फिर सामने आती हैं। तो इसलिए तो नाउ यू कैन नाउ इमेजिन कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, और टू टेक बेटर डिसीजंस, क्योंकि इफ यू आर इमोशनली down and out, you are short-tempered, you are aggressive in conveying messages, तो आप कभी भी ऑब्जेक्टिव तो अचीव नहीं कर पाएंगे। साथ साथ जो है वो ये भी होगा
कि आप अच्छे डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि व्हेन यू आर इन एग्रेसिव मोड एंड यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर एंगर, इट मींस कि कभी भी ऐसा डिसीजन जो है वो आप जो उस मूड में लेंगे वो ठीक हो सकता है। आपको अपने आप को टाइम देना है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, तो ये जरूरी है। अच्छा, फिर अब ये देखें, अब जल्दी से अब देख लें, मैंने सारी बात बता दी है। इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, assess and control the emotions of oneself, of others and of groups। कि आप ग्रुप में भी तो काम करते हैं ना, और किस पर्पस के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस करनी है? टू अचीव बेटर बिजनेस परफॉर्मेंस। और बेटर बिजनेस परफॉर्मेंस आती है व्हेन यू आर एबल टू टेक बेटर डिसीजंस एंड व्हेन यू आर एबल टू make the people work to their potential, and this is possible with the help of emotional intelligence one has। अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंस इज द इननेट पोटेंशियल टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन इमोशन। ये इननेट का मतलब होता है कि ये ना कहते हैं ये बाय बर्थ होता है, यानी कि आप ये लेकर आते हैं पहले से ही। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि इट कांट बी लर्नड, लेकिन कुछ कहते हैं अभी सीखी भी जा सकती है, और कुछ कहते हैं नहीं, ये कई लोग पैदाइशी जो है ना शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, तो वो कैसे इमोशन को हैंडल करेंगे? वो तो मुंह पे कहते नहीं यार ये तो यार दिल का बड़ा साफ है, सीधी बात करता है। तो सीधी बात करना हर दफा अच्छा नहीं होता, especially in a professional relationship you cannot talk straight away। तो आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा उस केस में, जो कि हर बंदा नहीं होता, ठीक है ना। आपकी फैमिली में, आपके जीन में एग्रेशन है कहते हैं ना, तो फिर वो इसलिए कहते हैं इननेट पोटेंशियल है कि ये बंदा, बात साथ कुछ लोग होते हैं जो अच्छे से बात कर लेते, कहते हैं यार यार मेरी लड़ाई हो जाएगी यार तू बात कर, कहते हैं ना अक्सर कभी कभार हम, क्यों? वो आपको लगता है कि जिस दोस्त को आप कह रहे हैं वो टेक्टफुली हैंडल करना उसे आता है, वो अग्रेसिव नहीं होगा, इसका मतलब वो इमोशनली इंटेलिजेंट है। आप नहीं है, इसलिए आपने कहा मैं नहीं बात करूंगा। अच्छा, तो इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द एबिलिटी टू परसीव, कंट्रोल एंड एवेल्युएट इमोशंस, ठीक है। अच्छा, तो फिर अच्छा, सम रिसर्चर्स सजेस्ट दैट इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बी लर्न्ड एंड स्ट्रेंथेंड व्हाइल अदर क्लेम इट इज एन इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक। तो दोनों बातें, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू मौजूद हैं इसमें। अच्छा, अब इसमें एक बिहेवियर मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है जिसमें पढ़ाया जाता है कि आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है। इनफैक्ट बिहेवियर मैनेजमेंट का एक टॉपिक है जिसे बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ये एक सब्जेक्ट बन गया हुआ आजकल बिहेवियर मैनेजमेंट का एक्चुअली, जिसमें पढ़ाया जाता है आपको, यानी कि ट्रेनिंग ली जा सकती है। यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस इफ यू स्टडी दैट सब्जेक्ट। अच्छा, अब गोल्डमैन ने 4 कॉम्पिटेंसीज बताई हैं ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि अगर आप चाहते हैं यू वांट टू बिकम अ मैनेजर हु इज इमोशनली इंटेलिजेंट, तो ये 4 खूबियां या 4 कॉम्पिटेंसीज होना जरूरी है। अब वो कौन कौन सी हैं? आप पहली देखें तो आपको नजर आ रही है कि सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, ये रेड सर्कल जो है, अब वो क्या है? सेल्फ अवेयरनेस, अंडरस्टैंड ओन मूड्स एंड इमोशंस, आपको समझ आ रही है। फिर अच्छा, अंडरस्टैंड करने के बाद क्या करना है? सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट क्या है? कंट्रोल ओवर इमोशंस, थिंक बिफोर एक्ट। जैसे आपने थोड़ा टाइम बाय कर लिया, यार अभी नहीं बात करने, गुस्सा आ जाएगा। फिर आगे सोशल अवेयरनेस, वो क्या है? डेवलप अ रेपो विद न्यू पीपल, ठीक है, कि उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप कायम करें आप, कि अगर वो इमोशंस उनके, जैसा मैंने बताया एक बंदा वापस आया डेथ के बाद किसी की, तो आपने पहले उनसे तमारदारी कह रहा हूँ, पहले आप जो है ना उनसे ताज़ियत करें कि जनाब बड़ा हो गया, तो उससे यू विल बी एबल टू बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप के, यार ये इसको परवाह है मेरी के मेरी अभी क्या फीलिंग चल रही है, तो मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ। उसके बाद जब आपने सोशल अवेयरनेस कर ली, तो उसके बाद रिलेशनशिप मैनेजमेंट, अंडरस्टैंड अदर्स इमोशंस एंड ट्रीट देम एज दे विश टू बी ट्रीटेड। एक सीनियर एम्प्लॉय से यू कैन नॉट टॉक रूडली बिकॉज दैट एम्प्लॉय इज एन इम्पोर्टेंट वन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और उस एम्प्लॉय को यही था कि यार मैंने 25 साल काम किया है, मैंने कमाया क्या है? मैंने इज्जत ही कमाई है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको फिर अगर आप उसको नहीं ट्रीट करेंगे इन द वे दैट एम्प्लॉय वांट्स, तो वो फिर आप कभी भी उससे काम नहीं ले सकते फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द वे यू वांट। अच्छा, अब ये सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट में नहीं पढ़ रहा, इसको सोशल अवेयरनेस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये बात हो गई है, तो हम इसे आगे चले जाएंगे। और लास्ट चीज जो आ गई हमारे पास, जो कि चैप्टर का आखिरी हिस्सा है, और वो क्या है जी? कि यूजफुलनेस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमोशनल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। हमने बात तो की है कि बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए, तो पहला देख लें कि इफ अ मैनेजर इज इमोशनली इंटेलिजेंट, तो एक तो इंक्रीज टीम परफॉर्मेंस। वो कैसे? आपको बताया कि इफ यू आर डीलिंग एवरी एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू द इमोशंस
one has. तो employee will work to his or her potential. ठीक है, तो जिस तरह के वो चाहते हैं कि उनको ट्रीट किया जाए उसी तरह ट्रीट किया जा रहा है, उनकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर रहे, कंसिडर किया जा रहा है कि कैसे बात। सर अगर हम लोग इसकी जगह लिख दें कि एबल टू अंडरस्टैंड अदर्स बेटर, तो वो सही रहेगा या फिर उसको किसी तरह डेवलप करना होगा? नहीं, एबल टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स in a better way, और उससे आप बताएंगे that will give greater satisfaction to the employees or the people, and that will lead to motivation among them, और फिर वो जो है ना अपने काम को 100% कर सकें, इस तरह से डेवलप कर सकें। अच्छा, आगे डिक्रीज ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस। अच्छा, ये होता है ना, बात वर्क स्ट्रेस आ जाती है, sometime in peak season you have to work continuously for many hours and you are not allowed any holiday as well, तो ऐसा हो जाता है। तो उसके लिए मैनेजर माइट बी विद यू, जैसे कि मैनेजर आया आपके साथ हंसी मजाक कर रहा है, आप क्या कह रहे हो जी, चाय लाए जी इनके लिए, आपको जी लंच करवा दिया, क्यों? टू जस्ट टू टेल द एम्प्लॉई दैट आई एम विद यू इन दैट पीरियड ऑफ स्ट्रेस। लेकिन उस वक्त स्ट्रेस है और आप वो काम को रोक नहीं सकते क्योंकि वो पीक सीजन चल रहा है, तो आप उससे ना जरा बात करते हैं ताकि थोड़ा चिल आउट हो, उसकी जरा थोड़ी सी फीलिंग्स को डिस्कस करते हैं कि बॉस समझ रहे हैं कि आपकी तरफ मुश्किल है, यानी कि बॉस ये कहता भी है कि आई नो दैट, राइट, मीटिंग कॉल करता है और कहता है राइट, आई नो राइट नाउ दैट यू आर एक्चुअली गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम पीरियड, so some of you are too much exhausted, but in the end you will get the reward, I am telling you। हम ट्रिप पे जाएंगे फॉर एग्जांपल, हम सारे एम्प्लॉइज, और आई विल एक्चुअली अरेंज अ डिनर फॉर यू, इस तरह की चीजें जिससे एम्प्लॉइज को ये एहसास हो कि खाली डिनर से क्या हो जाना अभी एक दिन का, सिर्फ ये बताने के लिए कि आई नो योर इमोशंस, I know that you are tired, I know that what stage you are going through, तो उससे कि and I am with you, I am sharing it with you, तो वो उसको फील करा के ताकि स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा डाउन हो, और आपको पता काम करते हुए अगर आपको थोड़ा रिलैक्स रखा हुआ है ना, और आपसे गपशप भी लग रही है, क्योंकि आपको पता अगर धड़ाधड़ आपने डेडलाइन मीट करनी है तो स्ट्रेस तो आता है, नॉन स्टॉप काम करना होता है, लेकिन आपका मैनेजर अगर आपके साथ आके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, आपको थोड़ा सा इनकरेज करता है, तो आप ऑब्वियसली यू आर एबल टू रिलीज दैट स्ट्रेस अ बिट। ठीक है, फिर इसी तरह ये इमोशन इंटेलिजेंस होता है, तो उससे एम्प्लॉय जो है ना वो स्ट्रेस में भी जो काम है ना उसको बेहतर तरीके से कर पाता है, अदरवाइज क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होने का डर होता है या प्रोडक्टिविटी स्लो होने का डर हो जाता है, तो डेडलाइन मीट नहीं होगी। इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, ये भी मैंने आपको बताया था कि इफ यू आर not emotionally intelligent, तो और you are let's say in distress, और आपका मूड अच्छा नहीं है, आप को एग्रेशन है, तो आप डिसीजन सही नहीं ले सकते, बट इफ यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट आप यू वोंट टेक द डिसीजन व्हेन यू आर इन अ मूड। ठीक है, आप टाइम देंगे अपने आप को, और जिससे क्या होगा कि आप जब उस फेज से निकल जाएंगे, जब फेज वो आपका जो मूड था वो फेज आउट हो गया, तो अब आप जब डिसीजन लेंगे तो वो आपका डिसीजन मच बेटर होगा, क्योंकि अब यू आर एक्चुअली कंसीडरिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट। गुस्से में तो आपने बट लेना है डिसीजन, ले लूंगा मैं, इस तरह नहीं हो सकता ना। आपने किसी एम्प्लॉय से आपकी मुंह मारी हो गई और आपने कहा मैं यही डिसीजन लूंगा, नहीं, गिव योरसेल्फ सम टाइम। एम्प्लॉय से कहें हम ये मीटिंग हफ्ते बाद दोबारा कॉल करेंगे या 2 दिन बाद दोबारा कॉल करेंगे, सो दैट आपको आपका वो मूड जो है ना फेज आउट हो जाए, तो उससे डिसीजन मेकिंग आपकी बेटर हो जाती है, और उससे ऑब्वियसली बिजनेस का इमेज और क्वालिटी वगैरह वो आप समझ सकते हैं। रिड्यूस स्टाफ टर्नओवर, ये भी है, बिकॉज इफ यू आर मेकिंग योर एम्प्लॉइज हैप्पी बाय रीडिंग देयर इमोशंस, बाय आइडेंटिफाइंग देयर इमोशंस, और उनके इमोशंस को हर्ट नहीं कर रहे, तो एम्प्लॉइज विल स्टे मोटिवेटेड, और एम्प्लॉइज कहेंगे यार यहाँ तो ना एक खास बात है, वो क्या है कि यार यहाँ एम्प्लॉइज की इज्जत बहुत की जाती है, यानी कि even if you feel that there is a mistake from employee side, you do not scold that employee। हाँ, अगर कोई employee habitual है तो this is a different story। एक employee जानबूझ के कर रहा है, that is a different story। लेकिन otherwise आप अगर employee को ये कहते हैं employee ने गलती कर दी, और employee जो है ना वो is very scared कि मैनेजर मुझे अब डांटेगा, ये मेरी सैलरी काट लेगा, तो मैनेजर अगर ये कहता है कि no problem Mr. ABC, mistake is part of life, we are humans, so that mistake might have happened, तो अब अगर if I am the would have been the employee as well, तो इस तरह से अगर वो बात करता है कि तो फिर वो उससे एम्प्लॉई जो है ना वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और वो एट ईज महसूस करता है। वो उसे ये नहीं लगता कि मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, उसे लगता है कि आई एम वर्किंग एट माई होम,
तो उससे उसका जो वर्क पोटेंशियल है वो बहुत बढ़ जाता है, तो वो फिर कभी भी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना नहीं चाहेगा, इवन इफ a bit higher salary is offered in another organization. हाँ, अगर बहुत ज्यादा सैलरी मिलती है और उसकी सैलरी बहुत कम है तो that is a different story. Otherwise, कि with a small increase in salary, employees won't leave the organization. और आपको पता है कि लेबर टर्नओवर कितनी इंपॉर्टेंट है, अगर वो हाई है तो वो ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर देती है। हमने पढ़ा हुआ है लेबर टर्नओवर, आगे लेबर टर्नओवर को डेवलप कैसे करना है वो हमने पढ़ा है अभी एचआर के अंदर भी ना। अभी जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर जो आपका था कौन सा 13 था आई गेस, नहीं सॉरी 12 था। अच्छा, इंक्रीज पर्सनल वेलबींग। तो अब पर्सनल वेलबींग भी आपकी कैसे बढ़ रही है, बिकॉज यू नो दैट इफ ऑल द टाइम you are scared that if mistake happens the manager will take an action. अच्छा, उस केस में क्या होगा? अच्छा अली जान, आपने मैकग्रेगर की बात की, मैं करता हूँ जल्दी से, ये खत्म कर रहा हूँ। तो वेल बीइंग ये है कि आप ओवरऑल जो है ना you will be groomed as a professional. Why? Because you will be able to handle different situations. You will be able to handle different people. मैं बात कर रहा हूँ as a manager. तो आप as a manager जो है ना वो groom हो जाएंगे. And then if you switch to some other organization or even if you see some other tough time next time, you won't get panic at all. और आपको पता है कि manager वही कामयाब होते हैं जो हर situation में अपना 100% देते हैं and उनको कोई इशू नहीं आता इस तरह से, और वही आगे फिर उनको प्रमोट भी किया जाता है। तो आपकी ये इमोशनल इंटेलिजेंस से जब आप ये हैंडल करते हैं डिफरेंट सिचुएशन को, चाहे वो प्रॉब्लम आपके साथ आ रही हो इंटरनली और वो आ रही हो आपके एम्प्लॉइज के साथ, तो इफ यू आर हैंडल देम बोथ ऑफ देम, जैसे मैंने कहा ना कि इमोशनल इंटेलिजेंस होती है कि टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल योर ओन इमोशंस, और इसी तरह आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल द इमोशंस ऑफ अदर्स एज वेल। तो दोनों में वो बंदा बहुत एक्सपर्ट हो जाता है डीलिंग विद पीपल एंड डीलिंग विद टफ सिचुएशंस, और उसमें भी वो बंदा जो है वो क्या कहते हैं बहुत ही डाउन एंड आउट नहीं महसूस होता, इवन इफ दैट पर्सन इज स्ट्रगलिंग, लेकिन वो इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से उसको किसी ना किसी तरह से मैनेज कर लेता है। जैसे कि घर में कोई प्रॉब्लम चल रहा है और स्टिल उसको घर की प्रॉब्लम को अपने जो जॉब पे अफेक्ट नहीं होने देना, तो उसके लिए भी इमोशनल इंटेलिजेंस काफी ज्यादा जरूरी है। उसके लिए एक तरीकेकार ये है कि देयर इज अ प्रॉब्लम गोइंग ऑन एट होम, तो मैनेजर क्या कर सकता है कि मैनेजर कैन टेक अ डे ऑफ, क्योंकि नहीं यार छुट्टी नहीं करनी, जाऊंगा सही यार, मैं तो ठीक हूँ ना, जब वो कहता है यार मेरी सेहत तो ठीक है ना, मेरा बच्चा बीमार है तो क्या हुआ, वो उस दिन जो जाएगा सारे काम गलत करेगा। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान तो बच्चे पे लगा हुआ है। तो इसलिए बेहतर क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस, कि यार मैं मेरे इमोशन जो है ना वो ऐसे होंगे कि आई वोंट बी एबल टू टेक राइट डिसीजन, तो बेहतर है कि डे ऑफ ही ले लूं, ताकि मैं कोई ऐसा डिसीजन ना ले लूं या किसी बंदे से ऐसे कोई रूडली ना बिहेव कर लूं कि लेटर ऑन मेरे पास कोई जो है ना और चारा ही ना हो, क्योंकि उससे नुकसान इतना बड़ा हो जाए या वो एम्प्लॉय छोड़ के चला जाए। तो ये आप कर सकते हैं, तो ये आपकी पर्सनल वेलबींग इस तरह से हो जाती है। फिर इंक्रीज लीडरशिप एबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है, when you are emotionally intelligent and you are able to tackle tough situations, you are able to deal different employees according to their wishes, ठीक है, in which they want to be treated, तो लोग people will start getting inspired, यार क्या बंदा है यार, आज तक इसने कभी बदजुबानी नहीं की यार, तो और यार देखो खुद इसका कितना मुश्किल वक्त गुजरा है लेकिन कभी इसने जॉब पे इफेक्ट नहीं होने दिया। तो पीपल गेट इंस्पायर्ड बिकॉज नाउ बिकॉज ऑफ दैट इमोशनल इंटेलिजेंस यू हैव दैट करिश्मा दैट पीपल विल look up towards you whenever they have a problem because they consider you as a role model। तो आप एक लीडर बन जाएंगे। अब आपको लोगों को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, अब आपको लोगों को इंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है, दे विल फॉलो यू। तो ये हमारी जो है ना वो और इसका मतलब कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को आसानी से अचीव भी कर लेंगे बाय मोटिवेटिंग योर एम्प्लॉइज, तो वो अच्छे से काम करेंगे। तो ये हमारा वी आर डन विद इट, और ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। तो